चलिए, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक नया फीचर का इनोवेशन किए हैं। आज हम सोचे हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए क्योंकि हम थोड़ा-सा है ना पीडीएफ पर अनकंफर्टेबल होते हैं समझाने के लिए। अगर बोर्ड मिल जाए पीछे तो बहुत अच्छा लगता है समझाने में। तो आज कोशिश की है कि सामने कैमरा रखें और फिर बोलें तो अच्छा लगेगा, कुछ बेहतर से समझा सकें। उसमें थोड़ा हमें लड़खड़ाहट होती है पीडीएफ पर बिना किसी कैमरा को देखे, बिना किसी पर्सन को देखे, खुद में खुद बातें करना। तो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन आज हम डे 3 में कुछ नया इनोवेशन किए हैं और अगर आप लोगों को ये इनोवेशन अच्छा लगेगा, तो कंटिन्यू यही रहेगा। तो चलिए बिना हम किसी देरी का अपने स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए हमारा आज डे 3 का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के समक्ष मौजूद है। डे 3 का जो सॉल्यूशन था उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना किसी देरी का इसको शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको पता है जो लोग नए इसमें जुड़ रहे हैं वो लोग को काफ़ी बेचैनी है कि आखिर है क्या? तो देखिए संकल्प क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये एक इनोवेशन शुरू किया गया है जिसमें प्रतिदिन आपको 5 क्वेश्चंस एचडब्ल्यू दिया जाएगा जिसको आपको स्वयं बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि बन जाए। अगर नहीं बनता है वो क्वेश्चन तो हम उसके अगले दिन, जैसे आज डे 4 है, तो आज डे 4 का क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाएगा। अगर नहीं बनता है तो कल उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसी तरह कल डे 3 का दिया गया था, उसका सॉल्यूशन आज दिया जा रहा है। तो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, साथ ही ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये सारी पीडीएफ को ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखिए आपको पता है कि शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध बेसिकली एक तरह का वाक्य युद्ध है, जिसमें 2 प्रमुख देश ने आपस में ठान रखी है लड़ाई का। लेकिन ये लड़ाई अभी तक हुआ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वाक्य युद्ध है। तो वो 2 प्रमुख देश जो आपस में ठान रखे हैं, उनमें एक है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है सोवियत संघ रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए कहा गया है, वो और यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ रूस जो है, वो हमेशा से वाक्य युद्ध में लड़े हैं। मतलब ये कहते हैं ये बेहतर, वो कहते हैं ये बेहतर। और इसमें सबसे बड़ी जो कहिए प्रतिद्वंदा का जड़ है, वो है इसका अर्थव्यवस्था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को, और इसी कारण से वाकई युद्ध होते रहता है। तो हम लिखेंगे कि 1945 से, कब से? 1945 से 1991 तक सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वाकई युद्ध होते रहे। कैसा युद्ध होता है? वाकई युद्ध, यानी कि जुबानी जंग, जो कि हमारी बिहार की महिलाएं अधिकतर करती है। तो जुबानी जंग होते रहा है, जिसे शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध अप्रत्यक्ष तरीके से आज भी रूस और अमेरिका के बीच चलते आ रहे हैं। जैसे आपने यूक्रेन के हालात में देखा, यूक्रेन के हालात में देखा कि कैसे रूस और अमेरिका आमने-सामने आ गए थे, तो ये आज भी जारी है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन कीजिए। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति आपको पता है चार्ल्स दशम के समय हुआ और चार्ल्स दशम ने किया क्या था? अपने एक व्यक्ति जिसका नाम था पोलीगनेक, पोलीगनेक को बना दिया था वो प्रधानमंत्री। और पोलीगनेक जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। वो लुई अठारहवां जो था, जो चार्ल्स दशम से पहले जो राजा थे, लुई अठारहवां, उनके द्वारा जो लागू किया गया था समान नागरिक संहिता, यानी सभी लोगों के लिए एक समान नियम कानून, उसको हटा करके ये पोलीगनेक जो है वो की कर दिया, शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना कर दिया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसका शासन, मतलब कि शासन में मुख्य योगदान, कहिए तो मेन रूप से शासन में दबदबा शक्तिशाली अभिजात वर्ग का लगा दिया। अभिजात वर्ग उसको कहते हैं कि समान जाति, जो ऊंचे जाति के वर्ग होते हैं, जो कि काफी पढ़े लिखे के, ऊंचे जाति का, पढ़े लिखे तो निम्न वर्ग में भी होते हैं, जो ऊंचे जाति का हो, ऊंचे दर्जे का हो, धनी हो, उस टाइप के लोगों को ये मुख्य रूप से विशेषाधिकार पर विशेषाधिकार दे दिया। किसने दिया? पोलीगनेक ने। थोड़ा लड़खड़ाहट होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो पोलीगनेक ने शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना किया। इस बात को लेकर के जो उदारवादी लोग थे वो विरोध किए। जब उदारवादी लोग विरोध किए तो ये जो चार्ल्स दशम थे, चार्ल्स दशम को सोचना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आपके प्रधानमंत्री ने अगर कुछ गलती किया है, आप शासक हैं, तो आपको सोचना चाहिए ना महाराज कि वो गलती किया है, जनता विद्रोह कर रहा है, तो हम इसमें सुधार करें। और उन्होंने सुधार नहीं किया।
वो कुछ सुधार नहीं किया, उल्टे की कर दिया, जनता के विरोध को लेकर के गुस्सा के 25 जुलाई 1830 को 4 गो अध्यादेश लागू कर दिया। इससे जनता और बौखला गया और इन अध्यादेश से जनता जो बौखला करके पेरिस में क्रांति कर दिया, पूरा गृह युद्ध शुरू हो गया और अंततः की हुआ 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो इसका देखिए परिभाषा इस तरह से लिखा गया है कि चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने अपना प्रधानमंत्री पोलीगने को बनाया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। उन्होंने लुई 18वां द्वारा लागू समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की, कैसा वर्ग, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। पोलीगने के इस कार्य का विरोध उदारवादियों द्वारा किए जाने पर वहां के जो राजा थे चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश लागू किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। पेरिस में कैसी लहर दौड़ गई, क्रांति की। क्या हो गया था, कट गया क्या, नहीं क्षमा करते हैं। पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। तो एक सेकेंड, कहाँ है, चलिए हाँ ठीक है। पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, यहाँ पे आते हैं। पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और अंततः 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1848 की क्रांति का वर्णन कीजिए। देखिए ये दो प्रमुख क्रांति रहा है। ये 1848 की क्रांति किसके समय हुआ जी, लुई फिलिप। वहां का शासक कौन था, लुई फिलिप। तो हम कहेंगे कि लुई फिलिप के समय में ये हुआ। तो क्या हुआ, देखिए बात ये है कि लुई फिलिप जो था वो उदारवादी और पत्रकारों के सहायता से राजा बना। अब एक बात सोचिए कि आप जिसके बदौलत राजा बने, आप उसी को फिर नहीं देख रहे हैं, उसी के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, जिससे जनता को गुस्सा होगा ना। और जनता ने इस पर काफी गुस्सा जाहिर किया, काफी नाराजगी जाहिर किया। और इसका कारण क्या था, लुई फिलिप राजा बना। राजा बनते ही उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। गीजो जो है कोई वैधानिक या सामाजिक या आर्थिक कुछ सुधार नहीं किया। और साथ ही जो लुई फिलिप राजा थे, वो की किया, पूंजीपतियों के साथ रहना पसंद किया, ज्यादा पूंजीपति वर्ग के साथ रहते थे। इससे लोगों के जो उदारवादी और पत्रकार लोग थे, उनके मन में आक्रोश जागृत हुआ और वे लोग लुई फिलिप का विरोध करने लगे। तब जाकर के ये 1848 की क्रांति हुई। देखिए ये बात है कि लुई फिलिप एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था, जो उदारवादी एवं पत्रकारों की सहायता से शासक बना। शासक बनते ही 1840 में उन्होंने कट्टर प्रतिक्रियावादी गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को क्या बनाया, अपना प्रधानमंत्री। वह किसी भी वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। वो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार नहीं करना चाहता था। साथ ही लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रहना पसंद किया, जो कैसे थे, अल्पमत थे। लुई फिलिप एवं गीजो के इन्हीं कार्यों से फ्रांस में भूखमरी एवं बेरोजगारी फैल गई, जिससे जनता आक्रोशित होकर क्रांति कर दिया। अब देखिए बेरोजगारी फैल गया, भुखमरी फैल गया, जनता क्रांति नहीं करेगा तो क्या पूजा करेगा महाराज। एक तो आप उसके सहायता से राजा बने हैं, ऊपर से आप उसी को ध्यान नहीं दे रहे, तो जनता ने क्रांति कर दिया। और अंततः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। अधिकतर लोग कहाँ भागते हैं, इंग्लैंड भागते हैं, ये तो आपको पता ही है, इंग्लैंड भाग गया। इसी घटना को 1848 की क्रांति कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये जो 1830 की क्रांति हुई थी, इसके क्या कारण थे। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए लिखेंगे कि जुलाई 1830 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। कारण नंबर 1, चार्ल्स दशम का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी होना। चार्ल्स दशम काफी निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, कारण नंबर 1। दूसरा कारण है चार्ल्स दशम द्वारा घोर प्रतिक्रियावादी पोलीगने को अपना प्रधानमंत्री बनाना। न तो पोलीगनों को अपना प्रधानमंत्री बनाता और ना ही वो समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना करता। नंबर 3, लुई 18वां द्वारा लागू समान नागरिक संहिता को समाप्त करना। किसने किया था, पोलीगने ने किया था। और नंबर 4 जो है वो समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना करना और उसको विशेषाधिकार प्राप्त करवाना। और लास्ट था कि 25 जुलाई, लास्ट एक सेकेंड क्या था जी, 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी करना। किसने किया था,
चार्ल्स दसम ने, जब लोग पॉलीगैनी का विरोध करने लगा तो चार्ल्स दसम ने पॉलीगैनी का बचाव करते हुए लोगों के विरुद्ध 4 अध्यादेश ला दिया। इससे लोग को गुस्सा हुआ कि भाई आप हमारे राजा हैं, आपके अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री कुछ गलती कर रहा है तो आपको उसको समझाना चाहिए, ना कि उसके गलतियों का फेवर लेकर के आप हमारे ऊपर अध्यादेश लागू कर दें। इससे जनता गुस्सा गया और क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ओहो क्या हो गया, चलिए इसको थोड़ा सा और ये डन। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, इसको हटा लो पहले। ओ नहीं नहीं, क्रिएचर, चलिए अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जुलाई 1830 की क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। तो देखिए हम लिखेंगे कि जुलाई 1830 की क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव पड़े, यानी जुलाई 1830 की क्रांति में कौन-कौन से प्रभाव पड़े उसका वर्णन करना है। यानी क्रांति हुआ, देखिए पहले होता है क्रांति का कारण, पहले कारण होता है, उसके बाद क्रांति हो जाता है, हो गया तो कुछ प्रभाव होगा ना। अच्छा देखिए एक बात सोचिए कि दो आदमी है तो पहले कारण होगा लड़ाई का, उसके बाद लड़ाई हो जाएगा, और जब लड़ाई होगा तो परिणाम कुछ होगा ना जी, केकरो माथा फूटेगा, केकरो कपार फूट, माथा कपार देखी हुआ, केकरो हाथ टूट गया, केकरो पैर टूट गया, कुछ ना कुछ तो होगा, किसी को हल्का चोट लगा या कोई मार के भाग गया, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। तो सेम बात है कि जुलाई 1830 की क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। प्रभाव नंबर 1, चार्ल्स दसम के शासन का अंत हो गया, उसके बाद बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। यहाँ पर होगा बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया, यहाँ सुधार लीजिएगा जी कि बुर्बो वंश के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। और ग नंबर होगा आर्लियंस वंश की स्थापना, लुई फिलिप राजा बना। और घ है उदारवादी एवं पत्रकारों का सत्ता में आना। देखिए चार्ल्स दसम के बाद उदारवादी और पत्रकार जो सत्ता में आई वो इस कारण से कि लियो फिलिप राजा बना। लेकिन क्या कीजिएगा, कहते हैं ना सोच कर की गई कामें अधिकतर मतलब सक्सेसफुल नहीं होता, सफल नहीं होता है, और वही काम यहाँ हुआ। उदारवादी और पत्रकारों ने उसे राजा बनाया लेकिन वो भी दगाबाज निकला। चलिए आशा करते हैं कि डे 3 का कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। अब हम मिलेंगे फिर आपको डे 4 के न्यू वीडियो में, वो आपका कल आएगा। तो आप लोग इसी तरह से इस सीरीज को काफी प्यार देते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट रहे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट डे। चलिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लिया जाए, और हाँ आप इस कमेंट में बता दीजिएगा कि ये इनोवेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कैसा लगा, है ना। जरूरी है कि कुछ नया जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखना तो बनता है। चलिए मिलेंगे कल, टेक केयर, बाय बाय।